ड्यूटी ऑफ करने के बाद फजल दाद सीधा ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट नंबर G3 में पहुंचा। पैराडाइज होम्स एक नई तामीर शुदा बिल्डिंग थी जो ग्राउंड +2 कैटेगरी में शुमार होती थी। इसके हर फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स थे और 2 छोटे और 2 बड़े थे। इस तरह कुल मिलाकर ये 12 अपार्टमेंट्स का एक छोटा सा खूबसूरत और जदीद तर्ज का रिहायशी प्रोजेक्ट था। फजल दाद इस बिल्डिंग में बतौर चौकीदार काम किया करता था और इसकी ड्यूटी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक थी। अपार्टमेंट G3 में सलीम रहता था जो मलिक साहब के नाम से मशहूर था। वो एक खामोश तबा और कम आमेज शख्स था। आम तासुर यही था कि मलिक साहब का ताल्लुक मुल्क के किसी हसास इदारे से है और वो किसी खास मिशन पर है। ये बात लोगों की ज़ाती राय थी। इस सिलसिले में कभी किसी ने मलिक सलीम से कोई बात नहीं की थी, लिहाजा तस्दीक या तरदीद का कोई सवाल ही नहीं उठता था। अलबत्ता फजल दाद इस हवाले से पुर यकीन था क्योंकि पैराडाइज होम्स में मलिक सलीम सिर्फ फजल दाद ही से खुलकर बात किया करता था, वो भी अपने अपार्टमेंट के अंदर। मलिक साहब ने फजल दाद को हदायत कर रखी थी कि कभी इसके अपार्टमेंट की घंटी नहीं बजाना, जब भी आना हो दस्तक देकर आना, और वो भी मखसूस अंदाज में। फजल दाद हमेशा इसकी हिदायत पर अमल किया करता था। इस वक्त भी फजल दाद ने इसी महसूस तरीके से सलीम के अपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। कमोबेश 1 मिनट के इंतजार के बाद अपार्टमेंट का दरवाजा खुल गया। फजल दाद ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि दरवाज़ा खोलने से पहले मलिक सलीम दरवाजे के वस्त में नस्ब पीपिंग ग्लास से आंख लगाकर इत्मीनान कर लिया करता था कि बाहर कौन है और उसे कौन के लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं। अमूमन देखने में यही आया था कि इसके मुलाकातियों की तादाद ना होने के बराबर थी। ज़्यादातर फूड डिलीवरी बॉयज़ ही इसके दरवाजे तक पहुंच पाते थे या फिर दिन वाला चौकीदार फजल दाद। आओ फजल दाद, इस पर नज़र पड़ते ही मलिक सलीम ने अपनायत भरे लहजे से कहा और इसे अंदर आने का रास्ता दिया। फजल दाद अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ। वो यहाँ पहले भी कई मरतबा आ चुका था। अपार्टमेंट 2 बेड और लाउंज पर मुश्तमिल था और इसका शुमार छोटे अपार्टमेंट्स में होता था। बड़े अपार्टमेंट्स 2 बेड डी की कैटेगरी में आते थे। मलिक सलीम जैसे अकेले रिहायशी के लिए ये छोटा अपार्टमेंट भी हद से ज़्यादा बड़ा था। काफ़ी भी हो गए। सलीम ने दोस्ताना अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले अपने लिए काफ़ी बनाने जा रहा था। सर, मैं आपको इनकार नहीं कर सकता, फजल दाद ने मुद्दबाना अंदाज में कहा, मगर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। हम लोग चाय पीने के आदी हैं और वो भी सब्ज़। तो ठीक है, मलिक सलीम ने ज़हरीला मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारी पसंद ही चलेगी। मेरे पास काली, सब्ज़, अलगर्ज हर किस्म की चाय मौजूद है। शुक्रिया सर, फजल दाद ममनूनियत भरे लहजे में बोला। तुम आराम से बैठ जाओ, मैं कहवा चढ़ा कर आता हूँ। मलिक सलीम ने ओपन किचन का रुख करते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, फिर बात करते हैं। फजल दाद लाउंज में बिछे सोफों पर एक में बैठ गया। यहाँ से किचन वाज़े तौर पर नजर आ रहा था क्योंकि इन दोनों मकामात के दरमियान फासला 0 के बराबर था। लाउंज के अख्ताम पर किचन का आगाज था। अफसर खान ने रिसेप्शन संभाल लिया। मलिक सलीम उसकी तरफ देखे बगैर सवाल किया, जी सर वो आ गया है। फजल दाद ने बताया, तुम लोगों की ड्यूटी बहुत सख्त और जिम्मेदारी वाली है। मलिक सलीम ने कहा। फजल दाद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर आपसे ज़्यादा नहीं सर। 12 अपार्टमेंट्स के मामलात को देखना। वो फजल दाद की सुनी अनसुनी करते हुए अपनी ही धुन में बोलते चला गया। रिसेप्शन को संभालना, पार्किंग के मसाइल को निपटाना, पानी वाली मोटरों को चलाना, स्टैंड बाई जनरेटर को ऑन ऑफ करना, और आजकल तो बकरों और गाय बैल बछिया की आमद से आप लोगों के काम में कई गुना इजाफा हो गया है। मलिक सलीम गलत नहीं कह रहा था। पैराडाइज होम में चौकीदारी करना कोई हंसी खेल नहीं था। एक तो 12 घंटे की ड्यूटी ही असाब को तोड़ डालने वाली थी, फिर यहाँ रिहाइश पजीर अफराद को हर सहूलत फराहम करना भी चौकीदार के फ़राइज़ का हिस्सा था। इसलिए 12-12 घंटे की ड्यूटी देने वाले 2 चौकीदार रखे गए थे जो हर वक्त बाकायदा मुसल्लह भी होते थे। अगरचे इन जदीद तर्ज तामीर की हमें रिहायशी इमारत में जा बजा सिक्योरिटी कैमराज नस्ब थे जो 24 घंटे की रिकॉर्डिंग महफूज रखते थे। इसके बावजूद भी दोनों चौकीदारों को सिक्योरिटी गार्ड्स का किरदार भी अदा करना पड़ता था। ये सब इस बिल्डिंग के रिहायशियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए था क्योंकि वो लोग मेंटेनेंस के नाम पर हर माह 10,000 रुपये किराए के अलावा अदा किया करते थे, जिसके बदले में इन्हें जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, 24 घंटे लाइन में मीठा पानी, ऑपरेटिव लिफ्ट, अंडरग्राउंड कार पार्किंग और रिजर्व लोड शेडिंग की सहूलियात हासिल थी। ये तमाम तरह हालात सेकंड के 10वें हिस्से में फजल दाद के जहन से गुजरे। इसने सलीम मलिक के बयान के जवाब में कहा, सर हम जो कुछ भी करते हैं वो इसका पासिंग में नहीं है जो आप करते हैं। ओ अच्छा। सलीम मलिक किचन वाले एरिया से लाउंज की जानिब आते हुए हैरत भरे लहजे में बोला, हम ऐसा क्या करते हैं? इसने फजल दाद के सामने दूसरे सोफे पर ब्रांचबान होते हुए इस्तफसार किया, सरहदों की हिफाजत। फजल दाद ने सरसराती हुई आवाज़ में जवाब दिया, आप लोगों की कुर्बानियों का तफैल इस मुल्क में बसने वाला हर शख्स सुकून की नींद सोता है। ये हमारा फ़र्ज़ बल्कि अज़म का तकाजा है। हम अपनी जान, माल, इज़्ज़त हर लम्हा वतन अजीम की सलामती पर निसार करने के लिए तैयार रहते हैं। मलिक सलीम ने गहरी संजीदगी से कहा, फिर पूछा, हैरियत है? इस वक्त कैसे आना हुआ? सर, एक तो आपको 104 वाली फैमिली के बारे में रिपोर्ट देना थी
और दूसरे अपने दोस्त के शुक्रिया आप तक पहुंचाना था। फजलदाद ने कहा, तो तुमने फर्स्ट फ्लोर के अपार्टमेंट नंबर 4 में आकर बसने वाले इस जोड़े पर गहरी नजर रखी हुई है। जी सर, मैं भला आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? फजलदाद ने कहा, ठीक है, इस फैमिली पर हम कहवा पीते हुए बात करेंगे। मलिक सलीम ने मानी है इस अंदाज में कहा, पहले तुम मुझे अपने दोस्त के बारे में बताओ, वो बंदा कौन है और किस सिलसिले में मेरा शुक्रगुजार है? सर, मैं सईद की बात कर रहा हूँ, जिसका आपने नादरा वाला काम चुटकी बजाने में करवा दिया। फजलदाद ने वजाहत करते हुए कहा, इसके वालिदैन का नादरा में रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इसके शनाख्ती कार्ड की तजदीद में मुश्किलात पेश आ रही थी। आपकी मेहरबानी से सईद का सादा नहीं बल्कि स्मार्ट कार्ड बन गया है। ओह, मलिक सलीम ने एक गहरी सांस खारिज की, फिर बेपरवाही से बोला, इतने मामूली से काम के लिए भला शुक्रिया की क्या जरूरत है? सर, सईद तो आपसे मिलने की जिद कर रहा था, फजलदाद ने बताया, लेकिन मैंने ये कहकर टाल दिया कि सर किसी से मुलाकात नहीं करते और आजकल तो वो वैसे भी इस्लामाबाद गए हुए हैं। तुमने ये अक्लमंदी का सबूत दिया फजलदाद। मलिक सलीम ने 27 नजरों से उसे देखा। तुम मेरी हकीकत से वाकिफ हो और मेरी वाकफियत को तुम अपनी ज़ात तक ही महदूद रखते हो। मेरी बात तुम्हारे बेजे में उतर रही है ना? मलिक सलीम का आखिरी इस्तफसारिया जुमला अपने अंदर हद दर्जा संगीनी दबाए हुए था और इस खतरनाकी को फजलदाद ने बड़ी वजाहत के साथ महसूस कर लिया था, जिसके जवाब में वो सर को असबाती जुम्बश देते हुए इस्तरारी लहजे में बोला, यस सर, समझ गया सर, गुड। मलिक सलीम ने शाबाशी देने वाले अंदाज में कहा और सोफे से उठकर किचन की जानब बढ़ गया। 2 मिनट के बाद वो एक दूसरे के सामने बैठे अदरक और पुदीने वाली सब चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मलिक सलीम ने इसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, हाँ तो फजलदाद, क्या खबरें हैं? सर, आज 2 ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं जिससे आपकी बातों की तस्दीक हुई है। फजलदाद ने कहवे की चुस्की लेते हुए कहा, वाक़या नंबर 1। मलिक साहब ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। सर, जैसा कि आप जानते हैं, चंद रोज के बाद बड़ी ईद है, जिसकी सबसे खास बात कुर्बानी है। फजलदाद ने वजाहत करते हुए जवाब दिया, आपने देखा है गली में हर बंगले के सामने कुर्बानी के जानवर बंधे हुए हैं। हमारे जैसी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का हाल तो ऐसा है कि इनकी अंडरग्राउंड पार्किंग में गाड़ियां कम और कुर्बानी के बकरे ज्यादा दिखाई देते हैं। हालिया बारिशों की वजह से लोगों ने अपने जानवरों को घरों के अंदर और पार्किंग एरिया में बांधना शुरू कर दिया है। खैर, तो मैं आपको एक अहम वाकयात की तरफ बताने जा रहा था। मोहल्ले वालों ने मिलकर फैसला किया है कि कुर्बानी के जानवरों की हिफाजत के लिए शामियाने वगैरह लगाकर कोई माकूल इंतजाम करते हैं, ताकि लोगों को अपने जानवर घरों के अंदर ना बांधना पड़े। इलावा एक मुसल्लह चौकीदार का बंदोबस्त का भी प्रोग्राम है, क्योंकि आजकल कुर्बानी के जानवरों की चोरी के वाकयात भी सुनने में आ रहे हैं। मोहल्ले वाले ये सब अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं और जाहिर है इसी नेक काम के लिए सबको माली ताउन भी करना था। इस सिलसिले में हर किसी को इस प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा था। आज मैंने 104 नंबर के अपार्टमेंट में इंटरकॉम किया। मुझे ये पता था कि वो बंदा दिन भर घर के अंदर ही मौजूद रहता है। वो एक मुसन्नफ की हैसियत से यहाँ आबाद हुआ है। मलिक सलीम ने कता कलामी करते हुए कहा, ये इसका कवर है। वो लोगों पर यही जाहिर करता है कि वो कहानियां और अफसाने वगैरह लिखता है, जो गाहे बगाहे मुख्तलिफ रसाइल में शाये होते रहते हैं। हाँ, तुम इंटरकॉम का जिक्र कर रहे थे। जी सर, मैंने इंटरकॉम किया, फजलदाद ने वजाहत करते हुए जवाब दिया। इसके हेलो के जवाब में मैंने कहा, आरिफ साहब, मोहल्ले वाले अपनी गली को जानवरों की हिफाजत के लिए सजा संवार रहे हैं। आपके कितने जानवर आएंगे? इसने मुझे बहुत रोका फीका जवाब दिया। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इसने क्या कहा होगा। मुझे तसव्वुर की ज़हमत से बचाओ। मलिक सलीम ने कहवे का एक बड़ा घूंट भरते हुए कहा, तुम खुद ही बताओ इसने क्या कहा। किसी मुसलमान से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं की जा सकती। फजलदाद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, इसने मुझे कहा, मुझे कुर्बानी जैसे फजूल कामों से कोई दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा मुझे इस सिलसिले में दोबारा इंतकाम नहीं करना। सर भला ये क्या बात हुई? मैंने तुम्हें बताया ना कि वो बंदा हमारे दुश्मन मुल्क का एक तरबियत याफ्ता एजेंट है। मलिक सलीम ने ठहरे हुए लहजे में कहा, इसने खुद को महफूज रखने के लिए यहाँ की शहरियत इख्तियार कर रखी है। हमारे यहाँ हर महकमे में काली बेड़े मौजूद हैं। पैसा खर्च करने से हर नामुमकिन काम पलक झपकने में मुमकिन हो जाता है। इस दुश्मन एजेंट ने अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत हासिल कर रखी है, बल्कि एक मकामी रुखसाना नामी औरत से शादी भी कर ली है। रुखसाना किसी सरकारी महकमे में काम करती है। इस बेचारी को बिल्कुल भी खबर नहीं कि इसका कलमकार शोहर आरिफ एक खतरनाक सीक्रेट एजेंट है, जो हमारे मुल्क को कोई संगीन नुकसान पहुंचाने की गरज से एक मुसलमान की हैसियत से यहाँ रिहाइश पजीर है। बाहर कैफ मेरी इस बंदे पर कड़ी नजर है। मैं इसके मजमूम अज़ाइम को पूरा नहीं होने दूंगा। सर, जब आपको पता है कि आरिफ का नाम इख्तियार करके एक मुसन्नफ की हैसियत से यहाँ रहने वाला बंदा दुश्मन मुल्क का जासूस है, तो फिर आप उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? फजलदाद ने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। फजलदाद मलिक सलीम एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, आरिफ यानी मनोहर लाल पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है जितना इसके नेटवर्क का सुराग लगाना। हमारी इतलात के मुताबिक मनोहर लाल का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगर हमने इसे उठा लिया तो उसका नेटवर्क को खो देंगे। हम इस शैतानी जाल को एक हाथ से एक ही बार में काट डालेंगे और इस ऑपरेशन का वक्त ज्यादा दूर नहीं। वो लम्हे बार के लिए रुका, फिर फजलदाद के चेहरे पर निगाह जमाने के बाद मुस्तफसिर हुआ दूसरा वाक़या। हमारी बिल्डिंग का हाक रूप लगभग 11 बजे के करीब आता है और 3 बजे तक वो इधर ही मौजूद रहता है, फजलदाद ने बताया। इस दौरान में वो सबके घरों से कचरे लेता है, पूरी बिल्डिंग की झाड़ू निकालने के बाद पोंछा लगाता है और ज़रूरत पड़े तो जीनों की धुलाई भी करता है। आज जब स्वीपर अपार्टमेंट नंबर 104 का कचरा उठाने गया तो डस्टबिन में दीगर कचरे के अलावा रसायल मैगजीन के फटे हुए औराक भी मौजूद थे।
जिन में से कुछ रिसाले हिंदी जुबान के थे। मैं इस जुबान को पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन इंडियन न्यूज़ चैनल को बाज़ औक़ात देखने का इत्तेफाक हो जाता है। वहाँ इसी रस्म-उल-हाथ की सुर्खियाँ चल रही होती हैं। मलक सलीम एक गहरी सोच में डूब गया। फिर पूछा, क्या तुमने इनके फटे हुए रसायल को अपने पास महफूज कर लिया है, या फिर वो सब कचरे के साथ ही किसी अंधे गड्ढे में? नहीं सर, मैं ऐसी गलती भला कैसे कर सकता हूँ? फजलदाद ने अपनी कमीज के साइड पॉकेट से चंद कागजात निकालते हुए बोला, सर वो टुकड़े ही हैं, तुम इन टुकड़ों को इधर उधर मेज पर रख दो। मलक सलीम सेंटर टेबल की जानिब इशारा करते हुए बोला, मैं इन्हें बाद में देख लूंगा। ठीक है सर, कहते हुए फजलदाद ने इसके हुक्म की तकमील कर दी। फिर मुतज़ब्ज़ब नज़र से मलक सलीम की तरफ देखा। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो? मलक सलीम ने इसकी कैफियत को बांधते हुए इस्तफसार किया। जी सर, फजलदाद ने इस बात में सर हिलाते हुए बोला, मुझे आपसे एक काम है। हाँ बोलो। मलक सलीम ने सवालिया नजरों से देखा। काम बहुत ही खास और ज़ाती नौइयत का है सर। फजलदाद ने राजदाराना अंदाज में कहा, मुझे उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना, काम क्या है? मलक सलीम ने बेजारी से कहा, इसके बाद ही इनकार और इकरार का कोई जवाब बनता है सर। वो काम आपके बाएं हाथ का है। फजलदाद ने लजाहत भरे लहजे में कहा, इसलिए मैंने इतने वसूख से कहा है कि आप इनकार नहीं करेंगे। सर ये मेरे छोटे भाई की जिंदगी का सवाल है। मेरी माँ ने रो रो कर अपनी आंखें गंवा दी है। क्या तुम्हारा छोटा भाई किसी खतरनाक बीमारी में मुबतला है? नहीं सर, वो पिछले 1 साल से मफरूर है। मफरूर? मलक सलीम ने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। किस सिलसिले में? 1 साल पहले हलकदाद ने एक बंदे को कत्ल कर दिया था। फजलदाद ने वजाहत करते हुए कहा, मकतूल मर्दान के एक बाअसर और ताकतवर कबीले से ताल्लुक रखता था। इन लोगों ने हलकदाद के खिलाफ एक बड़ा खतरनाक किस्म का पर्चा कटवा कर अदालत से गिरफ्तारी के वारंट जारी करा रखे हैं। पुलिस अदालत के हुक्म पर इसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मार रही है। वो बेचारा 1 साल से मफरूरी की जिंदगी गुजार रहा है। हम नहीं जानते वो कहाँ और किस हाल में है। मेरी वालदा को यकीन है कि हलकदाद जिंदा है और वो एक दिन जरूर लौट कर आएगा। इसी आस और इंतजार में वो लगातार रोती रहती हैं। मलक सलीम ने नहायत ही तवज्जो से फजलदाद की आप बीती सुनी और इसके खामोश होने पर मोतदिल अंदाज में कहा, तुम अपने भाई के कवायफ, कत्ल की तारीख और इस कोर्ट का नंबर वगैरह लिख कर दे दो। वो जहाँ से इसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं वो भी। मैं मुतल्लिका जज को फ़ोन करके इस मामले को रफा दफा करने के लिए कह दूंगा। और कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया सर। फजलदाद ममनूनियत भरे लहजे में बोला, और कुछ नहीं जनाब, आप बस हलकदाद का केस खत्म करा दें। ये आपका हम लोगों पर सबसे बड़ा एहसान होगा। मेरी वालिदा आपको ताउम्र दुआएं देती रहेंगी। समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मलक सलीम ने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा। फजलदाद तशक्कुराना अंदाज से इसे तकने लगा। आइंदा रोज फजलदाद रिसेप्शन पर मौजूद था कि इंटरकॉम की घंटी बजी। इसने इंटरकॉम के डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन पर निगाह डाली तो वहाँ 104 का कॉन्टैक्ट डिस्प्ले हो रहा था। ये इसी आरिफ यानी मनोहर लाल के अपार्टमेंट का रूम था। इसने कॉल अटेंड करते हुए मुहज़्ज़ब लहजे में कहा, जी सर। लाला, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकते हो? दूसरी जानिब से पूछा गया। क्यों नहीं आरिफ साहब, मैं भी आता हूँ। फजलदाद ने फरमाबरदारी से कहा, आ जाओ। दूसरी जानिब से कहा गया। फजलदाद जब अपार्टमेंट नंबर 104 के दरवाजे पर पहुंचा तो आरिफ ने बरहमी भरे लहजे में पूछा, क्या हमारे घर में पानी की सप्लाई 2 मुख्तलिफ जगह से आती है? नहीं सर। फजलदाद ने नफी में गर्दन हिलाई और बताया, इस बिल्डिंग के 12 अपार्टमेंट एक ही छत वाली टैंकी से पानी की सप्लाई की जाती है। फिर क्या वजह है कि मेरे किचन के सिंक में पानी आ रहा है और वॉशरूम में बिल्कुल भी नहीं? आरिफ ने बदस्तूर हफ्की अमेज़ लहजे में कहा, क्या मुझे किचन के नल में बाल्टियों में से पानी भरकर वॉशरूम तक पहुंचाना होगा? आप गुस्सा ना करें सर, मैं भी चेक कर लेता हूँ। फजलदाद ने माज़ खाना अंदाज में कहा, ऐन मुमकिन है एयर लॉक हो गया हो। एयर लॉक नहीं होना चाहिए। आरिफ ने जोर देकर कहा, आखिर हम 10,000 रुपये मेंटेनेंस के किस नाम पर दे रहे हैं? मैं आपकी शिकायत अभी दूर करता हूँ सर। फजलदाद ने जवाब दिया। ठीक है। वो बेदिली से बोला और लाउंज में बिछे सोफे की जानिब बढ़ गया, जहाँ एक क्लिप बोर्ड और 2-3 पॉइंटर, कुछ सादा कागजात और चंद रसाले पड़े हुए थे। आरिफ इसी सोफे पर बैठकर लिखने का काम करता था। वो टेबल चेयर का आदी नहीं था। इसने सारी जिंदगी क्लिप बोर्ड को किसी छोटे बच्चे के मान गोद में रखकर तहलीकी काम किया था। चंद मिनट बाद फजलदाद इसके पास आया और बताया, सर मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, ये एयर लॉक ही था। बहरहाल मैंने सब ठीक कर दिया है, आप चेक कर लें। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। आरिफ ने मोतदिल अंदाज में कहा, चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे मैंने वॉशरूम के नल से पानी गिरने की आवाज़ सुन ली है। शुक्रिया सर। फजलदाद ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। मलक सलीम की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक यह शख्स आरिफ नहीं बल्कि मनोहर लाल था, एक खतरनाक इंडियन सीक्रेट एजेंट। लेकिन बज़ाहिर देखने में वो आम और मासूम और बेज़रर इंसान नजर आता था, जैसा कि लिखारी हजरात अमूमन होते हैं। वो मनोहर लाल जासूस के हवाले से मुतज़ाद सोचों में गुम था कि आरिफ की आवाज़ इसकी समाज से टकराई। तुम्हारा काम हो गया है, अब जाओ यहाँ से और मुझे भी मेरा काम करने दो। ठीक है सर, मैं जाता हूँ, वह सानियत भरे लहजे में बोला। फिर अंदरूनी तजस्सुस से मजबूर होकर कहा, सर आपको अगर बुरा महसूस ना हो तो मैं 1-2 बातें पूछना चाहता हूँ। आरिफ ने अपने पॉइंटर को कैप लगाया, नज़र के चश्मे को उतार कर क्लिप बोर्ड पर रखा और कहा, पूछ लो भाई। मैंने चंद रोज पहले आपके कचरे में फटे हुए रसायल देखे थे जो किसी गैर मुल्की ज़बान में थे। फजलदाद ने कहा, मेरे इल्म में तो यही है कि आप कौमी ज़बान में कहानियाँ लिखते हैं, तो फिर क्या आप बाहर के रसालों के लिए भी इनकी ज़बान में कहानियाँ भिजवाते हैं?
مطلب یہ کہ کیا آپ کو اردو کے علاوہ اور زبانیں بھی آتی ہیں؟ تم نے پھٹے ہوئے میگزین کے جو ٹکڑے میرے ڈسٹ بن میں پڑے دیکھے ہیں وہ انڈیا کی ایک معروف فکشن میگزین کے چند اوراق تھے، عارف نے بتایا۔ میں صرف اردو ہی کہانیاں لکھنا اور پڑھنا جانتا ہوں، اس لیے قومی زبان میں ہی کہانیاں تحریر کرتا ہوں۔ عارف کے جواب سے فضل داد کی تسلی نہ ہوئی، جس سے وہ تذبذب کا شکار دکھائی دینے لگا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ اور کہتا، عارف نے پوچھ لیا، کوئی اور سوال؟ سر، آپ گھر سے بہت کم باہر نکلتے ہیں۔ فضل داد نے ہمت کر کے ایک نازک بات پوچھ لی۔ اس کا سبب سمجھ میں آتا ہے، آپ زیادہ تر وقت تحلیقی کام میں گزارتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ گھر میں بیٹھ کر وہی کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے آپ عموماً گھر سے باہر جانے کے لیے بیسمنٹ والا راستہ ہی استعمال کرتے ہیں؟ اس بارے میں تو یہی کہوں گا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عارف نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ پہلے تو میں ریسیپشن والے راستے سے ہی باہر جایا کرتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے جب باہر جانے کی ضرورت پیش آئی وہ رات 8-9 بجے کے بعد کا ٹائم تھا، اور ایسے میں ریسیپشن پر تم نہیں بلکہ کوئی دوسرا لالا افسر ہوتا تھا۔ اور جہاں تک آج کل کی بات ہے تو وہ چند لمحات کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، تم بھی دیکھ رہے ہو کہ کافی دنوں سے برسات کا سماں ہے، ہماری گلی میں جا بجا پانی اور کیچڑ سے واسطہ پڑا رہتا ہے، اور قربانی کے جانوروں کی وجہ سے تو اور بھی برا حال ہے۔ واپس آؤ تو چپل اس قابل نہیں ہوتی کہ اس سے بلڈنگ کی صاف شفاف لابی اور آئینے کے مانی چمکتے ہوئے زینوں کو خراب کیا جائے۔ چپلوں کی اس کنڈیشن کے ساتھ ہی لفٹ میں سوار ہونا تو انسانی غیر اخلاقی بھی محسوس ہوتا ہے۔ بس اسی لیے میں بیسمنٹ سے عقبی زینہ پر چڑھ کر اپنے گھر آتا ہوں۔ فضل داد نے عارف کا شکریہ ادا کیا اور واپس ریسیپشن پر آ گیا۔ 2 دن بعد وہ ایک بار پھر ملک سلیم کے اپارٹمنٹ G3 میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ملک صاحب کو 104 یاترا کا حوال تفصیل سے سنا دیا۔ ملک سلیم نے بڑے انہماک سے اس کی بات سنی اور کہا، تمہاری سٹوری میں کام کی صرف ایک ہی بات ہے فضل، وہ یہ کہ تم منوہر لال کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور اس نے تمہیں واش روم کیئر لا کو ٹھیک کرنے کے لیے بالکل آزاد اور خود مختار چھوڑ دیا۔ ملک سلیم کا بیان فضل داد کے پلے نہ پڑا۔ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، اور باقی چیزوں کی واقعی کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے جو اس سے سوال جواب کیے تھے کیا وہ سب بیکار ہی تھے؟ دیکھو فضل داد، تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ سیکرٹ ایجنٹ کس قدر ہوشیار ہوتے ہیں، چالاک اور چال باز بھی ہوتے ہیں، ملک سلیم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس نے تمہارے سوالات کے جوابات میں سراسر بکواس کی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر جی؟ فضل داد بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔